वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPCS प्री 2025 के लिए CSAT हिंदी में टॉप 250 क्वेश्चंस की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 21 से आगे बढ़ेंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आप CSAT एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बस आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंटरपर्सनल स्किल, जितनी चीजें बताई जाती है बस उसे आप पढ़ते रहिए, आराम से आपका CSAT क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है कि बचे हुए दिनों में आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करके जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि अंतिम समय में आपका लेवल बूस्ट हो सके और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर गद्यांश दिया है, आपको गद्यांश पढ़ना है और बताना है कि इसका जो प्रश्न पूछा गया कौन कौन सा उत्तर सही होगा। गद्यांश दिया है, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से भी जी नहीं भरता। कहने का तात्पर्य कि अगर किसी चीज़ का लोभ है, लालच है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, आप उसका सानिध्य कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए, फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। अब जैसे मान के चलिए आपको किसी चीज़ का लालच है तो मन में इच्छा रहेगी कि हमेशा मिले या लगातार मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग बनकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के लिए आनंद से विमुक्त हो जाता है। जैसे अगर धन का लोभ आपको काफ़ी ज़्यादा हो गया, धन आपके पास रहेगा, मिलता रहेगा, फिर भी आप चाहेंगे कि और धन मिलता रहे, और इससे क्या होगा कि जो चीज़ आपके पास है आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। देखिए आगे यहाँ पर दिया, जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का भी उसे अवसर नहीं मिलता है। जितना आपके पास नहीं है आप उसी के लिए परेशान हैं, और जो है उसका भी आनंद नहीं ले पा रहे। उसका सारा अंतःकरण सदैव या फिर सदा अभाव में रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। देखिए असंतोष क्या होता है? अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख होता है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न ही उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया। देखिए संतोष को सात्विक जीवन का अंग बताया गया, ये इस गद्यांश का सार है। अब इसमें क्या पूछा गया उस हिसाब से हम लोग उत्तर देंगे। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? देखिए आपने पीछे पढ़ा कि भाई जितना है उतने से वो कभी प्रसन्न ही नहीं होगा, तो उसका अंतःकरण हमेशा क्या हो जाएगा? अभाव में रहेगा। देखिए वह सात्विक जीवन जीने लगता है, ऐसा नहीं होगा। जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिला, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब अवसर नहीं मिला तो उसका अंतःकरण हमेशा अभाव में रहने लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 22 नंबर का, गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? देखिए असंतोष ये पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, धन लाभ भी नहीं दिख रहा है, लोभ और प्रीति ये भी नहीं, तो लोभ और असंतोष। जितना लोभ होगा उतना असंतोष आपके लिए उत्पन्न होता जाएगा। आगे दिया है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, आपको ये बताना है कि किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो सात्विक आपको देखने के लिए मिल रहा है, अंतःकरण भी मिल रहा है, अभाव में भी मिल रहा है, लेकिन अभावग्रस्त इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 दिया गया, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया? कौन सा ऐसा है जो सात्विक जीवन का अंग है? तो देखिए असंतोष सात्विक जीवन का अंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि संतोष ही सात्विक जीवन का अंग बताया जाएगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया? असंतोष क्या है? जो अभाव कल्पना मतलब किसी की कमी से उत्पन्न जो दुख है उसी को असंतोष माना गया। देखिए लोभ की पूर्ति न होने का दुख है, धन प्राप्त न होने का दुख, संतोष प्राप्त होने का दुख, अभाव कल्पना से उत्पन्न होने वाला दुख, इसी को माना गया असंतोष। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर दिया गया, अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? देखिए अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट, तो 26 का प्रश्न संख्या ए उत्तर बनेगा। अवगुंठन का अर्थ क्या हो जाएगा? घूंघट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 27 दिया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। देखिए जैसा और वैसा ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि जैसा करेंगे वैसा ही भरना पड़ेगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम 27 का ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया 28 नंबर का, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा किसी पक्ष की जो पहली तिथि होती है उसी को प्रतिपदा कहा। देखिए एकादशी ये तो 11वीं तिथि होगी, पूर्णिमा, विरोधिनी इसका कोई अर्थ ही नहीं, तो पक्ष की जो पहली तिथि होती है उसी को प्रतिपदा कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 यहाँ पर दिया गया कि चौराहा में कौन सा समास है। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, जब कभी भी प्रथम पद संख्यावाची होता है वो हमेशा द्विगु समास होता है, तो चौराहे में द्विगु समास बनेगा। अनुरूप का विलोम होता है, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप बनेगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 31 दिया गया, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। पुरंदर, अमरपति बिल्कुल सही है, सरोवर, पुष्कर ये भी सही है, फड़ी, उरग ये भी सही, जलधि और अम्बुद। देखिए अम्बुद जो होता है ये बादल होता है और जलधि बादल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32 यहाँ पर दिया गया, गूलर का फूल होना, इसका सही अर्थ क्या है। गूलर का फूल होना मतलब एकदम दुर्लभ होना, लंबे समय तक दर्शन न देना, तो दुर्लभ होना ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। भभूत में तत्सम भभूत का तत्सम शब्द, देखिए भभूत ये क्या है, एक तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम रूप होता है भवभूति, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। सदैव में संधि है, सदैव में कौन सी संधि है आपको ये बताना है। अगर आप इसका संधि विच्छेद कर पाएंगे तो आसानी से बता लेंगे। देखिए सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव लिखेंगे तो सदैव बनेगा। अब यहाँ पे स्वर संधि दिख रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, स्वर के भी यहाँ पे मतलब अलग अलग पार्ट जो बताएंगे, तो व्यंजन तो कभी हो ही नहीं सकता। वृद्धि, यड़ और गुड़, देखिए अब दीर्घ स्वर संधि में आ की मात्रा मिलती है, बड़ी ई मिलता है, बड़ा ऊ मिलता है ना। इसके बाद यहाँ पे जो गुड़ संधि है ना, तो गुड़ संधि में ए मिलता है, ओ मिलता है, और वृद्धि में ऐ और औ मिलता है, तो यहाँ पर ऐ की मात्रा, तो इस वजह से वृद्धि संधि, ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। 35 नंबर का प्रश्न दिया है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है, उसको आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। देखिए यहाँ पे अंतर्धान गलत है ना। अच्छा अशुद्ध शब्द पूछा, माफ कीजिएगा, अशुद्ध पूछा है ना। अंतर्धान बिल्कुल सही है ना, अंतर्धान मतलब दिमाग में ध्यान चला। अनुग्रहित ये भी सही, अधीन ये भी सही, अध्यात्म होता है ना कि आध्यात्म होता है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। और 36 नंबर का प्रश्न आपको बताना है। देखिए कन्नौज के आसपास का क्षेत्र हरदोई, इसका सही उत्तर बनेगा। अब देहरादून तो उत्तराखंड में होगा, ये तो होगा नहीं। मथुरा में ब्रज चलता है ना, मेरठ में खड़ी हिंदी चलती है, तो हरदोई इसका सही उत्तर बनेगा। 37 नंबर का प्रश्न दिया है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, और कौन ऐसा है जो भोजपुरी क्षेत्र नहीं है जहां पर भोजपुरी का प्रचलन नहीं है। देवरिया, मिर्जापुर और बलिया ये तीनों भोजपुरी क्षेत्र है, इलाहाबाद नहीं है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी। देखिए फैजाबाद की बात करेंगे तो अवध का हिस्सा है, अवध कहने का मतलब यहाँ पे अवधि चलेगी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सी बोली ऐसी जो उत्तर प्रदेश की नहीं है। ब्रज है मथुरा का क्षेत्र, अवधि अवध का क्षेत्र है, भोजपुरी ये वाराणसी, बलिया, देवरिया इधर का है, बघेली ये बघेलखंड एरिया का है, न कि यूपी का है। अधोलिखित में तद्भव शब्द है, तो आपको बताना है कि कौन सा तद्भव है, तद्भव को सेलेक्ट करना है। प्रत्यभिज्ञान तत्सम है, परिधान तत्सम है, पिटक तत्सम है, पिटारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास के 20 प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, बेहतर स्कोर करना है, तो इसका एकमात्र विकल्प आपके पास है, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को फॉलो करना। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, 80% का ऑफ भी मिलेगा साथियों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।